मेरा छोटा भाई, जिससे मैं बेहा मोहब्बत करती थी, जो मेरे लिए मेरी आधी दुनिया के बराबर था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपने दिल में मेरे लिए कैसे ख्याल रखता है। मैं तो उसे मासूम और भोला भाला समझती रही। इस बात का एहसास कभी नहीं हो सका कि वह अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। वह भी आज की इस दुनिया में, जहां हर किसी के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। और इस इंटरनेट पर जहां हजारों अच्छी चीजें हैं, वहां हजारों लाखों ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो जवान होते बच्चों के अंदर जिनसी रुझान पैदा कर रही हैं। उनसे उनकी मासूमियत छीनकर उनके अंदर दरिंदगी और हवस पैदा कर रही हैं। मेरा वह भाई, जो मेरी आंखों का तारा था, वही मेरी इज्जत पर आंखें गड़ाए बैठा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वक्त से पहले इंटरनेट ने उससे उसकी मासूमियत छीन ली थी। मैं जिसे भाई समझ के अपने सीने से लगाती थी, मेरा वही भाई मुझे किसी और नियत से गले लगाया करता था। और जब यह बात खुलकर मुझ पर वाज़ह हुई, तो मुझ पर बिजलियां गिर गई, क्योंकि न सिर्फ इंटरनेट की वजह से उसके अंदर हवस पैदा हो चुकी थी, बल्कि उस पर मेरी वह असलियत खुल चुकी थी जो मैंने बरसों से सबसे छुपा के रखी थी। उसे पता चल गया था कि मैं भी साल के बाद बाहर मुल्क से वापस लौटी थी। यह 5 साल मैंने जिस अजियत और तकलीफ में गुजारे थे, वह एक अलग ही कहानी थी। लेकिन वापस लौटते ही जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, तो मेरा 13 साला भाई दौड़ के मेरे गले लग गया। कहने लगा, बाजी आप तो बहुत ही खूबसूरत और जवान हैं। आप जैसी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वह जिन निगाहों से मुझे देख रहा था, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स हुई। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और उसका चेहरा तकने लगी। 13 साल की उम्र में वह मुझसे इस तरह के अजीबो गरीब जुमले कह रहा था, जिन्हें सुनकर कम से कम मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने हैरत से कहा, इमरान ये क्या कह रहे हो? वह मुस्कुरा के बोला, बाजी आपकी तारीफ कर रहा हूँ। और फिर दोबारा मेरे सीने से लग गया। जिस अंदाज से वह अपने बाजुओं से पकड़कर मुझे अपने सीने में भी रहा था, मेरा सांस रुकने लगा था। उसकी वारफ्तगी मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने आप से दूर किया, तो वह रोते हुए अम्मा से कहने लगा, बाजी को देखो कितने नखरे कर रही है, माना कि परदेस से आई है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि हमें पराया कर दे। उसकी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, अरे समीना, ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? वह कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे का दिल ना दुखा। इतने सालों बाद अब आ ही गई है, तो भाई को प्यार से गले लगा ले। माँ जो चारपाई पर बैठी पान खाने में मशरूफ थी, उनकी बात सुनकर मैंने एक नज़र अपने भाई पर डाली, जो मेरा सगा भाई तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे सगे भाई जैसा ही था। मेरे लिए तो वह एक बच्चे की तरह ही था। 5 साल पहले जब मैं उसे छोड़ के गई थी, तो वह बहुत ही छोटा और मासूम सा था, लेकिन अब उसने अच्छा खासा ऊंचा लंबा कद निकाल लिया था, और वह बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ नजर आ रहा था। उसकी बातों में भी एक अजीब सी चुभन थी। आंखों में जो चमक थी, वह मेरे लिए गैर मामूली थी। और अब जब वह इस तरह मेरे सीने से चिमटा, तो मुझे और भी अजीब सा लगा। मैंने बस आहिस्तगी से कहा कि अम्मा, थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मेरी बच्ची जाकर आराम कर ले, तो वैसे भी चंद दिनों की तो मेहमान है। अम्मा की बात सुन के मैंने एक गहरा सांस भरा। मेरा बस चलता तो दोबारा कभी परदेस ना जाती, लेकिन मैं जान थी कि अम्मा मुझे दोबारा जरूर परदेस भेजेंगी, चाहे अम्मा के पाँव ही क्यों ना पकड़ लूं। इसलिए थके हारे अंदाज में अपने कमरे में पहुंच गई। सामान एक तरफ रखा और वैसे ही बिस्तर पर ऊंधा लेट गई। सालों बाद मुझे अपने घर का सुख नसीब हुआ था। गुजरे 5 साल परदेस में मैंने किसी बदतरीन अजियत की तरह गुजारे थे। काश कि मुझे मालूम होता कि मेरी अम्मा मुझे वहाँ क्यों भेज रही है, तो मैं कभी जाती ही नहीं। अभी मुझे लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि इमरान अचानक ही बिना दस्तक दिए मेरे कमरे में चला आया। मैं जो बिस्तर पर ऊंधा लेटी थी, वह मेरे बराबर में आकर बिस्तर पर छलांग मार के लेट गया और बड़े प्यार से पूछने लगा, बाजी, मेरे लिए चॉकलेट लाई हो? मुझे भी चॉकलेट चाहिए। उसकी यह हरकत मुझे अच्छी तो नहीं लगी कि वह बिना दरवाजा बजाए आ गया था, लेकिन मैंने मुस्कुरा के कहा कि हाँ लाई हूँ। वह खुशी से मेरे गले लग गया और इतनी जोर से मेरे गाल चूमे कि मैं घबरा गई। ये क्या कर रहे हो? मैं जल्दी से पीछे हटी।
इतनी अच्छी और प्यारी बाजी को प्यार कर रहा हूँ। उसने जोर से मेरे गाल खींचे और वह खुद ही जाके मेरा बैग खोलने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन बड़ी तेजी से उसने मेरे बैग की जिप खोल दी। मेरे कुछ खास कपड़े निकलकर फैल गए। वह बड़ी गौर से मेरे कपड़े उठाकर देखने लगा। मुझे एकदम ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उससे अपने कपड़े झपटे और गुस्से से कहा, "ये क्या तरीका है इमरान? ऐसे कोई किसी के बैग की तलाशी लेता है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं दूंगी। चॉकलेट्स इस बैग में नहीं है, वह दूसरे बैग में है।" मैंने जल्दी से वह बैग बंद कर दिया जिसमें मेरे कपड़े रखे हुए थे। मुझे उसके आगे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी और उसकी हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था। वह इतना बच्चा तो नहीं था कि उन कपड़ों को देखकर उसे कुछ समझ में ना आता। मैंने जल्दी से जिप लगा दी। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, "बाजी जल्दी से दो ना मुझे। मुझे बस अभी चॉकलेट चाहिए।" मैंने दूसरा बैग खोला और उसे चॉकलेट निकाल के पकड़ा दी, तो वह गौर से चॉकलेट को देखने लगा। फिर उसने एक नज़र मुझ पर डाली। कहने लगा, "ये तो बहुत ही महंगी चॉकलेट है बाजी।" मैंने हाँ में सर हिलाया तो वह मेरे ही बेड पर बैठ गया। चॉकलेट को चाट चाट के खाने लगा। फिर अचानक ही उसने चॉकलेट मेरी तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, "बाजी आप भी तो खाएं।" मैंने उसकी चाटी हुई चॉकलेट देखी और इनकार में सर हिलाया और फिर कहा कि मैं आराम करना चाहती हूँ। "इमरान, तुम अपने कमरे में जाओ।" मैं बात सुनकर वह रोनी सूरत बना के बैठ गया। "आप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। क्या इससे पहले आपने किसी के हाथ से चॉकलेट नहीं खाई?" उसका यह सवाल इतना अजीब और गैर मतवक्के था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। "बताए ना बाजी, क्या इससे पहले आपने कभी किसी और के हाथ से चॉकलेट खाई है?" मैंने गुस्से से उसे देखा और डांट दिया, "तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों फजूल किस्म के सवाल जवाब कर रहे हो? जाओ, मुझे नींद आ रही है।" मगर वह वहीं मेरे ही बिस्तर पर लेट गया। कहने लगा, "मैं तो यहीं आपके पास रहूंगा, आप यहीं सो जाए ना।" उसने अपने साथ वाले तकिए पर हाथ मारा तो मुझे शदीद गुस्सा आया। आजकल वह जिस तरह की बातें कर रहा था, वह वैसे ही मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और अब उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना मुझसे रहा ना गया, तो मैं कह उठी, "ये कौन सा तरीका है? मैं इतना लंबा सफर करके आई हूँ, मैं थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो?" इससे पहले कि वह मेरी बात का कोई जवाब देता, मेरी आवाज पर अम्मा चली आई। उन्होंने मुझे गुस्से में देखा तो इमरान से कहने लगी, "चल जा, तेरे पढ़ने का वक्त हो गया है। क्यों बहन को तंग कर रहा है? चंद दिनों की तो मेहमान है यह, परेशान ना कर बहन को।" यह कह के अम्मा इमरान का हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर ले गई। और अम्मा की बात सुनकर मेरा खून मजीद खौल उठा। मुझे आए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और अम्मा ने 2 बार यह बात जता दी थी कि मुझे वापस भी जाना है, और इसी बात पर मुझे गुस्सा आ रहा था। अम्मा मुझे जल्द से जल्द वापस भेजने के ख्वाब देख रही थी। अम्मा तो चाहती ही नहीं थी कि मैं वापस आऊं। बहुत मिन्नतें करके मैंने छुट्टी ली थी और मैं वापस आई थी। दरअसल परदेस में मैं एक नौकरी करती थी। नौकरी भी मुझे मेरी सौतेली माँ के तवस्सुत से मिली थी और उन्होंने ही मुझे जबरदस्ती ये कहकर भेजा था कि तेरा बाप तो माजूर है, बिस्तर पर पड़ा है, उसके इलाज मुलजे के लिए बहुत ज्यादा रकम चाहिए, इसलिए तू परदेस जाकर कुछ कमा ले। और मैं अपनी सौतेली माँ के कहने पर परदेस चली गई थी। नौकरी भी उन्होंने ही तलाश की थी और मुझे परदेस भेजने का सारा इंतजाम भी उन्होंने ही किया था। और फिर वहां जाकर मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो नौकरी उन्होंने मेरे लिए तलाश की थी, वह मेरे लिए मौत से भी ज्यादा बदतर थी। वहां जाके मैंने अजियत भरे 5 साल काटे थे और अब चंद दिनों की छुट्टी पर वापस लौटी थी। लेकिन यहाँ आकर मेरे लिए मजीद मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अपने छोटे भाई की हरकतें देखकर हर वक्त या तो मुझे गुस्सा आता या फिर एक अजीब सा खौफ सताने लगता था। उसकी निगाहों की तपिश, उसका उठना बैठना, यह सब उसकी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा था। अक्सर तो वह बिला जरूरत मेरे कमरे में आके बिल्कुल मेरे करीब लेट जाता था और बुरी तरह मेरे वजूद को तकने लगता था। चंद दफा बातों बातों में उसने ऐसे उम्दा जुमानी जुमले कहे जिन्हें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई।
लेकिन उससे कुछ कह ना सकी क्योंकि वह मेरी सौतेली माँ का बहुत लाडला था, इकलौता बेटा था। इसलिए अम्मा उसकी हर सही और गलत बात को हंसकर उड़ा दिया करती थी। जबकि मेरे साथ अम्मा का रवैया उल्टा था। वह मेरी किसी भी बात पर एकदम गुस्से में आ जाती, बुरा भला कहती और फिर मेरे बिस्तर पर पड़े माजूर बाप के सामने खूब आंसू बहाकर अपनी बेप्सी का रोना भी रोती। मैं अपने बाप की वजह से बहुत परेशान थी। परदेश जाने का फैसला भी मैंने सिर्फ अपने बाप की वजह से ही किया था। और अब वापस आकर भी उन्हें देख देख कर मेरी जान निकल रही थी, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि उनकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए और अब मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता पैसे खत्म हो रहे थे। जितने पैसे मैंने परदेश से भेजे थे, अम्मा का कहना था कि वह सब अब्बा के इलाज में लग गए, जबकि अब्बा की हालत में मुझे कोई सुधार नजर नहीं आया था। अलबत्ता इस घर में और अम्मा की जिंदगी में बहुत वाज़ह तब्दीलियां नजर आ रही थी। अम्मा का रहन सहन और इमरान पर उनका बेतहाशा पैसा खर्च करना मेरी निगाहों से छुपा नहीं था। वह इमरान की हर बेजा फरमाइश को पूरा करती थी। इतनी कम उम्र में इमरान के पास दो दो मोबाइल फोन मौजूद थे, जिनकी मुझे तो कोई तुक समझ में नहीं आती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अम्मा से कहूं कि इस कम उम्री में आपने इसको मोबाइल फोन क्यों दिलाया है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि बदले में अम्मा ने बहुत हंगामा खड़ा करना है, इसलिए खामोश हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। और फिर मैं जहां काम करती थी, वहां से फोन आने लगे। वह लोग मुझे वापस बुला रहे थे और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक बार फिर परदेश का सफर तय करती। जो दुनिया मैं पीछे छोड़ के आई थी, उसमें दोबारा कदम रखना मेरे लिए नामुमकिन था। एक तरफ माँ का दबाव था, दूसरी तरफ मेरे दिल की बेकरारी। मैं अजीब कशमकश का शिकार थी। मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। एक रात ऐसे ही घबराहट के आलम में मैं कमरे से निकली तो मुझे इमरान के कमरे की लाइट जलती हुई नजर आई। मुझे लगा था कि शायद वह सो गया होगा और लाइट बंद करनी भूल गया है, क्योंकि रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। इसलिए मैं लाइट बंद करने के इरादे से उसके कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन अंदर जाकर मेरी नजर इमरान पर पड़ी, जो बेड पर ऊंधा लेटा था। उसके हाथ में उसका बड़ा सा मोबाइल फोन था, जो मेरी सौतेली माँ ने उसे तोहफे में दिया था। और वह उस वक्त रात के 3 बजे उस मोबाइल फोन पर बुरी तरह मशरूफ था। यह देख के मुझे गुस्सा आया। इतनी रात गए वह फोन चला रहा था और अम्मा को होश ही नहीं था। इसलिए मैं इस फोन के खिलाफ थी। मैं गुस्से से कमरे में दाखिल हुई ताकि उसके हाथ से फोन छीन सकूं। लेकिन मैं जैसे ही उसके करीब गई तो स्क्रीन पर चलते मनाजिर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जिसे मैं 13 साला मासूम बच्चा समझ रही थी, वह तो हर एक बात से वाकिफ था। उसे हर चीज का इल्म था, क्योंकि स्क्रीन पर चलती वीडियो पूरी तरह उरिया थी और वह किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही वीडियोज देख रहा था। और वह वीडियोज जिन्हें देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, वह उसके हाथ कैसे लगे। मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इमरान उस वीडियो को एक 13 साला बच्चे की नज़र से नहीं देख रहा था, बल्कि उसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था, जैसे वह कोई जवान मर्द हो। उसके चेहरे के तासुरात और उसका अंदाज बिल्कुल अलग था, और वह इस कदर महफ था कि उसे मेरे आने की भी खबर नहीं हुई। जैसे ही अगला मंजर वीडियो पर आया तो मेरे कदमों तले से जमीन सिरक गई, क्योंकि उस मंजर में मैं शौहर के नीचे खड़ी थी, एक गोरे मर्द के साथ। मैं सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ को कैंसर था और उनकी बीमारी के इलाज में मेरे बाप ने सारा पैसा लगा दिया। मेरे अब्बा का कारोबार था, जो अम्मा के इलाज में पूरी तरह खत्म हो गया, और फिर अम्मा भी इस दुनिया में ना रही। और यह सदमा मेरे बाप को बहुत बुरी तरह लगा। ना ही कारोबार बचा, ना ही बीवी। सिर्फ मैं और अब्बा दोनों तन्हा रह गए। कुछ दिन तो हमने बड़ी मुश्किल से गुजारे और फिर अब्बा की बड़ी बहन कहने लगी कि कब तक तन्हा जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि कोई तुम्हारी बेटी का भी ख्याल रख सके और तुम्हारा घर भी आबाद हो जाए। पहले तो अब्बा किसी तौर राजी ना हुए, क्योंकि उन्हें अम्मा से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जब कुछ अरसे के बाद घर का निजाम पूरी तरह तिलपट हो गया तो बिल आखिर अब्बा ने बड़ी बहन की बात मान ली और अब्बा की बड़ी बहन ने ही मेरे लिए दूसरी माँ ढूंढने का काम शुरू किया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद एक दिन बड़ी फूफू आईं और उन्होंने ऐसी बात कही
जिसे सुनकर मैं दंग रह गई और फिर मुझे समझ आ गया कि फूफू क्यों अब्बा की दूसरी शादी करवाने पर बजित थी। अब्बा की बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी फूफू कहने लगी कि भाई, तुम्हारे लिए लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन मुझे लगता है कि आमना से ज्यादा अच्छी और कोई नहीं हो सकती। यह बात सुनकर अब्बा भी हैरान रह गए थे, क्योंकि आमना मेरी फूफो की ननद थी, जो उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और फूफो चाहती थी कि किसी तरह से वह उसे अपने घर से निकालकर उसे अब्बा के सर बांध दे। जबकि यह बात सारे खानदान को पता थी कि वह किस कदर बदजुबान और चालाक औरत है। मैं तो उस वक्त सिर्फ 12-13 साल की थी, इसलिए मैं कुछ कह ही ना सकी। लेकिन अब्बा ने इनकार कर दिया था। मगर फूफू ये कहकर रोने लगी कि मैंने अपने ससुराल में ये बात डाल दी है। अब अगर भाई आपने शादी ना की तो मेरी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर अब्बा बहुत गुस्से में आए कि तुमने मुझसे पूछे बगैर कैसे रिश्ते की बात डाल दी। लेकिन फिर जब उन्होंने फूफो के आंसू देखे तो रिश्ते के लिए हामी भर ली। सारे खानदान के रोकने के बावजूद भी अब्बा ने बहन की खातिर आमना आंटी से शादी कर ली और यूं वह मेरी दूसरी माँ बन गई। लेकिन हैरत की बात थी कि आमना आंटी ने हमारे घर को आकर पूरी तरह संभाल लिया था। उन्होंने कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, ना लड़ाई झगड़े किए, बल्कि वह खामोशी से सारा वक्त घर के काम करती, अब्बा की खिदमत करती रहती। अब्बा का कारोबार तो खत्म हो गया था, लेकिन 2 दुकानें थी जो किराए पर चल रही थी और उसी के पैसे मिल रहे थे। मगर फिर एक दिन अचानक अब्बा को फालिज का अटैक हुआ और वह पूरी तरह बिस्तर से लग गए। उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अब्बा के इलाज पर काफी पैसे लगने लगे। फिर एक दिन आमना आंटी ने बताया कि मजबूरी की हालत में उन्होंने अब्बा की दुकानें बेच दी है। यह सुन के मैं और अब्बा दोनों ही परेशान हो गए। उन्होंने अब्बा को बताए बगैर अब्बा का अंगूठा लगाकर वह दुकानें फरोख्त कर दी थी और यह बताया था कि उसका पैसा अब्बा के इलाज में लग गया। अब्बा परेशानी और नाराजगी से आमना आंटी से कहने लगे कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। गुजारा तो उसी दुकानों से चल रहा था। वह कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ कि या तो खुद नौकरी कर लूँ या फिर समीना को किसी नौकरी पर लगवा दूँ। अब्बा कहने लगे, समीना तो सिर्फ 16 साल की है, इसे कौन सी नौकरी मिलेगी और तुम कैसे नौकरी करोगी? क्योंकि अम्मा उस वक्त तक एक बेटे की मां बन चुकी थी और वह तकरीबन 3 साल का हो चुका था। अम्मा ने अब्बा को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, मैं खुद कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। और फिर अगले दिन अम्मा ने बताया कि उन्होंने कुछ घरों में मेरे लिए काम तलाश कर लिया है। मुझे वहां जाके झाड़ू पोछा करना होगा। यह काम मेरे लिए बहुत ही नागवार था कि मैं दूसरों के घर पर जाकर काम काज करती। लेकिन अब्बा की खातिर मैंने यह काम शुरू कर दिया, क्योंकि अब्बा को इलाज की जरूरत थी। और फिर अम्मा ने भी कभी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया था, डांट डपट कर दिया करती थी, लेकिन कभी ऐसे ताने नहीं दिए थे कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ, या फिर कभी मारपीट नहीं की थी। ऐसे ही 3 साल और गुजर गए, लेकिन ना अब्बा की हालत संभली और ना घर के हालात कुछ बेहतर हुए। मेरी जो भी कलील आमदनी आती वह अखराजात में ही उठ जाती। इसलिए एक दिन अम्मा कहने लगी कि तेरे इस काम में कुछ नहीं रखा। मेरी एक सहेली का भाई दुबई में बहुत अच्छी नौकरी करता है, मैंने उससे बात की थी। वह कह रहा था कि दुबई में लड़कियों के लिए तो बहुत नौकरियां होती है, खासकर पाकिस्तानी लड़कियों को तो जल्दी नौकरी मिल जाती है। इसलिए मैं तेरे कागजात उसे दूंगी, वह तेरी कार्यवाही करवा के तुझे दुबई बुला लेगा। मुझे लगता है तुम्हें भी अब परदेश जाकर नौकरी करनी चाहिए। अम्मा की बात पर मैं उछल पड़ी थी। मैं 10वीं जमात भी पास नहीं कर सकी थी, दुबई जाके क्या करती? अम्मा कहने लगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अहमद बाहर बैठा है ना, वो खुद तेरा ख्याल रखेगा। और आजकल तो लड़कियां पता नहीं क्या क्या करती हैं। फिर तुम्हें क्या जरूरत है इस कदर परेशान होने की? मेरे लिए नहीं, अपने अब्बा के लिए परदेश जाने का फैसला कर ले। मैं और मेरा बेटा तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन तुम्हारे बाप का क्या होगा? तुम्हारे बाप की तबीयत बेहतर होगी तो ही हम तेरी शादी का सोचेंगे। क्या सारी जिंदगी दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती रहोगी? अम्मा की बात काफी हद तक ठीक भी थी। फिर हमने अब्बा से बात की तो अपनी तबीयत की वजह से वह भी इस कदर बोझल हो चुके थे कि राजी हो गए।
वरना कोई और वक्त होता तो शायद अब्बा कभी राजी ना होते। अम्मा ने मेरे सारे कागजात अपनी दोस्त के हवाले किए और पूरे 3 महीने बाद मेरा वीजा लगकर आ गया। मैंने खूब रोना धोना किया, अपने अब्बा से मिली और परदेश के लिए रवाना हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वहाँ क्या काम करना है या अम्मा की दोस्त का भाई अहमद वहाँ क्या करता है। वह एयरपोर्ट पर मुझे लेने आया था। अम्मा ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैं उसे पहचान गई। वह मुझे एक छोटे से अपार्टमेंट में ले गया, जो एक कमरे पर मुश्तमिल था, जहाँ 7-8 लड़कियां पहले से रिहाइश पजीर थी। कहने लगा कि आज की रात यहाँ गुजारा कर लो, कल मैं आऊंगा और फिर तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या काम करना है। वह रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी। उस छोटे से कमरे में इतनी गैर लड़कियों की मौजूदगी में मेरे लिए सांस लेना भी दो भारी हो गया था। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी और फिर अगला दिन भी गुजर गया। अगली शाम को हमद वापस आया और फिर मुझे अपने साथ एक डांस बार में ले गया। वहां जाकर मेरी आंखें हैरत से फट गई। यह वह दुनिया थी जिससे मैं बिल्कुल बेखबर थी। उसने बार के मैनेजर से मेरी मुलाकात करवाई और फिर अरबी में उससे कुछ बात करने लगा। उसके बाद मुझसे कहने लगा कि तेरी नौकरी पक्की हो गई है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो कपड़े ये तुम्हें देंगे वह पहनकर यहाँ रक्स करना होगा। उसने स्टेज की तरफ इशारा किया, जहाँ कुछ लड़कियां नीम बरहना से लिबास में पूरी तरह बेहयाई से भरा रक्स कर रही थी। यह देख के मेरी तो सांस रुक गई। मैंने इनकार में सर हिलाया, कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती। अहमद ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, 4 जमातें पढ़ी नहीं हो, यहाँ क्या तुम्हें कोई कारोबार लगा के दूं? इसी काम के लिए तुम्हें बुलाया था और तेरी माँ को बता दिया था, फिर क्या परेशानी है? यह सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई कि मेरी सौतेली माँ को मालूम था कि मुझे यहाँ क्या करना है। मैंने फौरन अपनी सौतेली माँ को फोन करवाया, तो वह गुस्से में कहने लगी कि तेरा बाप दवाइयों के लिए तड़प रहा है, तेरे नखरे खत्म नहीं हो रहे। वैसे भी तुम परदेश में जो चाहे करती फिरो, यहाँ किसी को कौन सा पता चलता है। और फिर मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप का नाम लेकर मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मैं उस बार में काम करने के लिए राजी हो गई। अगली रात जो कपड़े मेरे हवाले किए गए, उन्हें देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने वह लिबास पहना और फिर स्टेज पर जाकर उन लड़कियों के साथ खुद भी उसी की तरह रक्स करने लगी। शर्मिंदगी से ना मैं नजर उठा पाती थी, ना सामने बैठे लोगों को देख पाती थी। बस अपनी आंखें बंद किए मैं दिल ही दिल में अपने बाप की दुआएं मांगते खुद को मर्दों के आगे पेश कर देती थी। वह सब मेरे साथ रक्स करते, मुझे छूते थे, मुझे पैसे देते थे और ना जाने वहां और क्या कुछ होता था। नशे में धुत वह लोग कभी कभी अपनी हद से भी गुजर जाते थे, लेकिन मैंने अपने बाप के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। 5 साल इसी तरह परदेश में गुजारे, यह सोचकर कि जब मैं वापस लौटूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ना मुझे दोबारा यह नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही मैं फिर कभी इस गंदी दुनिया में लौटूंगी। मुझे यकीन था कि इन 5 सालों में मेरा बाप पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं 5 साल बाद वापस लौटी तो ना तो मेरे बाप की हालत में कोई सुधार आया था, लेकिन मेरे घर के हालात जरूर बदल गए थे। अम्मा ने घर बड़ा करवा लिया था, मेरा भाई एक महंगे स्कूल में जा रहा था, अम्मा का अपना फैशन पूरा हो रहा था। अम्मा को देखकर तो ऐसे लगता था जैसे वह कोई बहुत अमीर औरत हो। यहाँ तक कि एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद ली थी और अब वह मुझे इस बात पर प्रेशराइज कर रही थी कि मैं वापस परदेश चली जाऊं। और मुझे अंदाजा हो रहा था कि अगर मैं दोबारा चली गई तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब्बा का इलाज तो हो ही नहीं पा रहा था। मैं ऐसी परेशानी के आलम में वक्त गुजार रही थी कि एक रात नींद ना लगने की वजह से अपने भाई के कमरे में पहुंच गई। वह भाई जो मेरी सौतेली माँ से था, इमरान, उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अजीब सा था। लगता ही नहीं था कि वह मेरा भाई है। कभी कभी वह बहुत ही अजीब निगाहों से मुझे देखा भी करता था। रात के 2 बजे के करीब जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वह मोबाइल फोन पर मशरूफ था। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उसके हाथ से मोबाइल फौरन छीना तो मुझे देखते हुए वह मुस्कुरा के खड़ा हो गया। कहने लगा, बाजी आप तो सच में बड़ी खूबसूरत है, मैं अक्सर ही आपकी वीडियोज देखता हूँ। क्या आपको पता है आपकी यह वीडियोज बहुत सारी वेबसाइट्स पर है?
यह सुनना था कि मेरी जान निकल गई। मैंने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? यह मैं नहीं हूँ। वह जोर से हंसा, कहने लगा, गौर से देखे बाजी, आप ही हैं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप बाहर मुल्क में यही काम करती हैं। कई बार अम्मा ने भी अहमद भाई से बात करते हुए आपके काम के बारे में बात की थी। इसलिए मुझे मालूम है कि यह आप ही हैं। और आपको सिर्फ मैं ही तो नहीं देखता, दुनिया में और भी बहुत से लोग देखते हैं। मेरे तो सारे दोस्त आपकी वीडियोज देखते हैं। 13 साला इमरान के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। वह रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुन के मेरी सौतेली माँ भी आ गई। कहने लगी, क्या कर रही हो? अपनी हद में रहो। मेरे बेटे पर हाथ क्यों उठाया है? मैंने मोबाइल फोन अपनी सौतेली माँ के आगे किया और कहा कि देखें, आपने हम दोनों को किस गिलाजत में धकेल दिया है। मैं परदेश में ये गंदा काम करती हूँ और यह यहाँ अपने कमरे में बैठकर ये गिलाजत देखता है। ना मेरी जिंदगी महफूज रह सकी और ना इसकी। आप कैसी माँ हैं जिसने अपनी दोनों ही औलादों को बर्बाद कर दिया? मेरी बात सुनकर मेरी सौतेली माँ ने हैरत से वह वीडियो देखी और फिर इमरान से पूछने लगी कि क्या सच में तुम यह सब देख रहे थे? उसने हाँ में सर हिलाया तो मेरी माँ के मुंह पर ताला लग गया। मैं नफरत और गुस्से से अपनी सौतेली माँ को देखते हुए अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने अपना बैग खोला, वह लिबास निकाले जो मेरे काम के थे और उन सब को आग लगा दी और अपनी सौतेली माँ से कह दिया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वह तो पूरी तरह ही खामोश हो चुकी थी। मैंने वापस घर की 4 दीवारी में गुजारा करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद मुझ पर यह राज खुला कि मेरी सौतेली माँ ने वह दुकानें बेची नहीं थी, बल्कि इमरान के नाम ट्रांसफर कर दी थी और वह जानबूझ के मुझे परदेश भेजना चाहती थी ताकि मुझसे जान भी छूट जाए और 4 पैसे भी हाथ में आए। और वह अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वह एक ऐसा सांप थी जिसे हमने खुद आस्तीन में पाला था। दरअसल बज़ाहिर वह बहुत ही अच्छी और नेक बनती थी, लेकिन अंदर से उनकी फितरत वही थी जो हमेशा से थी, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। मेरी फूफो ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरी और मेरे अब्बा की जान मुश्किल में डाल दी थी और अपने घर की मुसीबत को हमारे सर डाल दिया था। उनका सच पूरी तरह खुल के मेरे सामने आया तो मैंने अब्बा को भी हर बात बता दी। अब्बा ने मुझे सख्ती से परदेश जाने के लिए मना कर दिया और मेरी सौतेली माँ को बहुत बुरा भला कहा। मेरी सौतेली माँ खामोशी से एक कोने में गुजारा करने लगी। वह दुकानें जो पहले भी किराए पर थी और अभी भी उसी के किराए से हमारा गुजर बसर होने लगा। मैं अब्बा की खिदमत में मशरूफ हो गई। 1 साल भी नहीं गुजरा था कि अब्बा ने अपने किसी दोस्त से बात की और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब 4 महीने बाद मेरी शादी है। मैं अपने घर की हो जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत खौफ है कि अगर मेरा माजी मेरे मुस्तकबिल में सामने आया तो क्या होगा? कौन मुझ जैसी लड़की को अपनी इज्जत बनाने को तैयार होगा? जो कुछ भी मैंने किया है वह बेहा मजबूरी में किया है, लेकिन यह बात मैं किसको समझा सकती थी? कौन यकीन करता कि मेरे साथ इतना जुल्म करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सौतेली माँ थी। कभी कभी मुझे ये सोच के बहुत अफसोस होता है कि मेरी माँ ने अपनी बदनीयती की वजह से ना सिर्फ मेरी बल्कि अपने बेटे की जिंदगी भी तबाह कर दी, क्योंकि उन्होंने इमरान पर बिल्कुल नजर नहीं रखी, जिसकी वजह से वह अब बुरी सोहबतों का शिकार हो चुका था। इमरान अपनी माँ की भी एक बात नहीं सुनता था और उसके अंदर जो जज्बात पैदा हो चुके थे शायद अब वह इतनी आसानी से खत्म नहीं किए जा सकते थे। बस कभी कभी मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी होती है कि मैंने अपनी सौतेली माँ पर भरोसा किया और उनके कहने पर वह गलत काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था।